आज का वीडियो कमाल है। धीरेन्द्र शास्त्री की पश्चिम बंगाल में एंट्री होने वाली है। क्या बिहार मॉडल बंगाल में काम करेगा, सवाल है ये। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करना चाहूंगा आपसे। वेस्ट बंगाल में 2026 का इलेक्शन आ रहा है और बीजेपी ने एक नया प्लेयर उसको ग्राउंड पर उतार दिया है। नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब आप बाल ऐसे खुजाएं तो उसके लिए विश्लेषण देख लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से आप जानते हैं, बाबा बागेश्वर, बिहार इलेक्शन 2025 में जो फॉर्मूला काम किया, क्या वही फॉर्मूला बंगाल में भी बीजेपी को जीत दिला सकता है? ममता बनर्जी, जो बंगाल की राजनीति में एक पावर हाउस है, क्या वो इस चैलेंज को हैंडल कर पाएंगी? आज हम इस पूरी स्टोरी को समझेंगे फैक्ट्स के साथ और हमेशा की तरह विदाउट बायसनेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है। बताना पड़ेगा, बहुतों को नहीं पता होगा, और जिनको पता है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूं, और उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी ये भी मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गड़ा गांव में हुआ था। ओरिजिनली धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के नाम से जाने जाते हैं। उनका बचपन बड़ा ही गरीबी में बीतता है। उनका परिवार कच्चे घर में रहता था और उनके पिताजी एक पुजारी थे, प्रीस्ट थे। बचपन से ही वो अपने गांव में वो हनुमान जी कथा सुनाते हैं और वो पीठाधीश्वर भी हैं। ठीक है, फेमस कैसे हुए? कोविड-19 के टाइम की बात की जाए, जब फिजिकली गैदरिंग नहीं हो सकती थी, सब कुछ बैन था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने हनुमान कथा को ऑनलाइन ले गए। सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देखे जाने लगे, देखते ही देखते वायरल हो गए। उनकी स्पेशलिटी क्या है? वो दिव्य दरबार लगाते हैं, जहां वो क्लेम करते हैं कि हनुमान जी से उनको शक्ति मिली है। क्या करते हैं? लोगों की समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं, यानी कि समस्या से समाधान तक उनके उपाय बताते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को बागेश्वर धाम पे ये दिव्य दरबार लगता है, जहां हजारों की, लाखों की जनता वहां पर आती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि ये उनकी पावर नहीं है, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। अब मैंने क्यों बोला कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लेयर उतार दिया है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मैंने क्यों बोला, तो पॉलिटिकल कनेक्शन भी आप समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऑफिशियली किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनका जो मैसेज है बहुत ही क्लियर और लाउड रहता है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, घर वापसी, यानी कि कन्वर्टेड हिंदूज को वापस लाना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फरवरी 2025 में उनको हिंदू एकता के एफर्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। बीजेपी के कई जो सीनियर नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरोत्तम मिश्रा जी हो गए, वो ओपनली उनको सपोर्ट में आए। यहां तक कि मध्य प्रदेश के गवर्नर अनुसुईया जी, उन्होंने भी राजभवन में उन्हें फेलिसिटेट किया। अब आते हैं बिहार के मॉडल पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल को समझने के लिए। बिहार इलेक्शन 2025 में, अक्टूबर नवंबर 2025 में असेंबली इलेक्शन होते हैं। रिजल्ट शॉकिंग जरूर थे। एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू का अलायंस 243 सीट्स में से 202 सीटें जीती। ऑपोजिशन महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस सिर्फ 35 सीट जीत पाई। बीजेपी ने पहली बार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का एक रिकॉर्ड बना लिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बिहार ट्रेडिशनली लालू यादव और नीतीश कुमार के स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या रोल था? मार्च से लेकर के इलेक्शन तक धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में बहुत एक्टिव थे। पटना, मुजफ्फरपुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने हनुमान कथा ऑर्गेनाइज की। लेकिन उनकी कथा सिर्फ रिलीजियस नहीं होती है, वहां पर क्लियर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी थी। ओपनली बोलते हैं कि बिहार को हिंदू राष्ट्र का पहला स्टेट बनना है। उन्होंने घुसपैठिए, इन्फिल्ट्रेशन और कन्वर्जन माफिया के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज किया। ये एग्जैक्टली वही इशू थे जो बीजेपी भी उठाती है। आरजेडी लीडर्स ने इसका विरोध किया, कहा कि ये कम्युनल टेंशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने ओपनली कहा कि बीजेपी बाबा को यूज कर रही है वोट को पोलराइज करने के लिए। इलेक्शन रिजल्ट आ जाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या सच में शास्त्री जी का रोल डिसाइसिव था? बिल्कुल। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि बहुत मल्टीपल फैक्टर थे, लेकिन शास्त्री जी का जो रोल था वो इग्नोर नहीं किया जा सकता।
क्या क्या फैक्टर्स थे ये भी मैं आपको बता दूं। पहले नीतीश कुमार का एक एंड्यूरिंग अपील, उनकी गवर्नेंस, इमेज और डेवलपमेंट वर्क। दूसरा था महिला वोटर्स को टारगेट करना। बिहार में महिला वोटर टर्नआउट 71.6% था कंपेयर टू 62.8% मेल टर्नआउट। चीफ मिनिस्टर वीमेन एम्पावरमेंट स्कीम के अंडर 7.5 बिलियन वीमेन को करोड़ एंड करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक ह्यूज इम्पैक्ट इसने भी क्रिएट किया। तीसरा फैक्टर था लालू पीरियड के करप्शन केसेस। आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में वो अभी वाइप आउट नहीं हो पाए हैं। पर हाँ, बात करूंगा रिलीजियस मोबिलाइजेशन की। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। हिंदू वोटर्स स्पेशली ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका कंसोलिडेशन हुआ। शास्त्री जी की कथा ने कंसोलिडेशन में बहुत मदद की। एक डाटा मैं आपको देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनडीए की जीत में हिंदू वोटर्स का ऑलमोस्ट 60% हिस्सा था। ये क्लियरली दिखाता है रिलीजियस मैसेजिंग काम करती है। शास्त्री जी का बिहार स्ट्रेटेजी 3 लेवल पर काम करता था। पहला, इमोशनल लेवल पे हिंदू आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करना थ्रू हनुमान कथाएं और राम कथा। रिलीजियस इवेंट में लाखों लोग आते हैं और वहां पे पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। दूसरा फैक्टर क्या था? फियर फैक्टर। उसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यूज किया। कन्वर्जन माफिया, लव जिहाद, घुसपैठिया, ये सारे टर्म्स थे जो यूज किए गए, जो लोगों में डर पैदा कर रहे थे। तीसरा, लोकल बीजेपी लीडर्स के साथ प्लेटफॉर्म को शेयर करना। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल कनेक्शन था, चाहे ऑफिशियली डिनाई किया जाए। सिंपल सी बात है। पश्चिम बंगाल में चैलेंज क्या है, यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस सेगमेंट में। यहां सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। डेमोग्राफिक रियलिटी समझ लीजिए। बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% है, जो बिहार से कम नहीं है। लेकिन यहां का जो सोशल फैब्रिक वो डिफरेंट है। मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है, जो पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। टीएमसी का वोटर बेस हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बंगाल की राजनीति में एजुकेटेड मिडिल क्लास कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग प्योरली रिलीजियस पॉलिटिक्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। टीएमसी का अगर बैकग्राउंड देखें तो 2021 असेंबली इलेक्शन में टीएमसी ने 294 सीट में से 213 सीट जीती थी। ममता बनर्जी की माँ, माटी और मानुष जो इमेज है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने सक्सेसफुली एक नैरेटिव बिल्ड किया कि वो सबकी चीफ मिनिस्टर है और ना कि किसी कम्युनिटी की। ममता बनर्जी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। वो समझती हैं कि अगर ओपनली कम्युनल पोलराइजेशन पोलराइज अगर होने दिया तो उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर रिलीजियस इवेंट को कंप्लीटली बैन किया तो हिंदू वोटर्स में समस्या हो जाएगी। उनके दिमाग में चीजें आएंगी कि हमारे खिलाफ क्यों, मतलब एक हिंदुओं के त्योहार को लेकर के क्यों इतनी ज्यादा बुखर हो जाती है कि नहीं होने देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अक्टूबर 2025 का इंसिडेंट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। अक्टूबर 2025 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पे हनुमान कथा का आयोजन करने की प्लानिंग की थी। लाख डिवोटीज वहां पे आने थे, एक्सपेक्टेशंस थी। बट लास्ट मिनट में ममता बनर्जी ने परमिशन नहीं दी और कैंसिल कर दिया। और रीजन ये दिया गया कि भाई हैवी रेनफॉल है और वाटर लॉगिंग का खतरा है। लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो है उनको ये बात है ना बहुत ही ज्यादा वीक लगी। ठीक है, शास्त्री जी ने डिसीजन धर्म विरोधी बताया। जब ये बात सामने निकल के आई उन्होंने कहा कि क्लियर स्टेटमेंट देता हूं भैया, जब तक दीदी है मैं बंगाल नहीं जाऊंगा, जब दादा आएंगे तो मैं बंगाल जाऊंगा। दादा का मतलब मोस्ट प्रोबेबली इज टॉकिंग अबाउट अमित शाह, राइट? तब जरूर जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत से इंसिडेंट में वायरल हो गए कि बीजेपी सपोर्टर्स ने कहा कि ये हिंदू विरोधी हैं। एक यूजर ने लिखा कि ममता ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोका, लेकिन मुस्लिम रिलीजियस गैदरिंग जब होती है जिसमें 80-80, 90-90 लाख लोग आते हैं उनको परमिशन दे देती हैं। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? ये सवाल सब उठने लगे थे उस वक्त। टीएमसी सपोर्टर्स का काउंटर था कि परमिशन वेदर और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दिया गया था, इसलिए कैंसिल की गई, ना कि रिलीजियस वजह से। पर बीजेपी के लिए नैरेटिव बिल्डिंग का एक मौका था जो उन्होंने मौका बना लिया। दिसंबर 2025 का प्लान मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आज की बात करूंगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, 7 दिसंबर 2025 को फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बंगाल जाना प्लान है। इस बार 5 लाख कंठों से गीता पाठ।
इसका प्रोग्राम ब्रिगेड ग्राउंड पे किया जाना है, जहां 5 लाख लोगों को टारगेट करके भगवत गीता पढ़ने का प्लान है। भगवत गीता का पाठ कराया जाएगा। इसके साथ ही बाबा रामदेव भी आने वाले हैं। यह एक मेजर हिंदू यूनिटी इवेंट होगा। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी की सरकार है, इस बार परमिशन देती है नहीं। ममता बनर्जी के लिए ये एक टाइट सिचुएशन है, सही बताऊं मैं आपके लिए। अगर परमिशन देती हैं तो बीजेपी विक्टिम, परमिशन नहीं देती हैं, डिनाई करती हैं, तो बीजेपी विक्टिम कार्ड प्ले करेगी और कहेगी देखिए बंगाल में हिंदू धर्म पे हमला हो रहा है। अगर परमिशन दे देती है तो वही बिहार, तो इवेंट में जो मैसेजिंग होगी वो क्लियरली बीजेपी को बेनिफिट करेगी। प्लस अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो भी उनके गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। इसीलिए लाइकली ये है कि वो मिडिल पाथ को ममता बनर्जी देखेंगी। शायद इवेंट अलाउ करें बट हैवी रेस्ट्रिक्शंस के साथ, या फिर किसी टेक्निकल ग्राउंड पे लोकेशन चेंज करवा दें, ये भी हो सकता है। खैर, बिहार और बंगाल में कुछ समानता है या नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ। डिफरेंसेस हैं काफ़ी अच्छे खासे। हम लोग कंपेयर करते हैं बंगाल और बिहार में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो इस स्ट्रेटजी को इंपैक्ट करेंगे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, यानी कि अलायंस गवर्नमेंट की थी। स्टेट मशीनरी का यूज ओपनली नहीं बट बीजेपी के फेवर में तो हो सकता था, जो हुआ। बंगाल में टीएमसी का कंप्लीट कंट्रोल है। पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज, यह सब टीएमसी के इन्फ्लुएंस में है। यह बीजेपी के लिए एक ह्यूज चैलेंज है। बंगाल की अपनी एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाली प्राइड के सिंबल्स हैं। सेक्युलर और प्रोग्रेसिव वैल्यूज का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। प्योरली रिलीजियस पोलराइजेशन यहां उतनी इजीली नहीं होता है जितना इजीली नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट्स में हो जाता है। बंगाली हिंदूज का अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है जो प्योरली रिलीजियस से ज्यादा कल्चरल है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक्स देखेंगे, वोट्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं। आरजेडी, कांग्रेस और कुछ स्मॉलर पार्टीज के बीच में बटे हुए हैं। बंगाल में मुस्लिम वोट्स जो हैं वो लार्जली टीएमसी के साथ कंसोलिडेट होते हुए आए हैं। ममता जी ने सक्सेसफुली ये इमेज बनाई है कि वो माइनॉरिटीज की एक प्रोटेक्टर हैं। अगर वो ये नैरेटिव लूज करती हैं तो उनके लिए पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। सिंपल सी बात है, ग्राउंड रियलिटी। बीजेपी का ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में अभी डेवलपिंग फेज में है। 2021 इलेक्शन में 77 सीटें जीतना उनके लिए रिकॉर्ड था, बट टीएमसी के कंपैरिजन में ये अभी भी वीक है। बिहार में देखा जाए तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्ट्रांग था, प्लस नीतीश कुमार का जेडीयू भी तो वहां पर था। एक कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल था। बंगाल में बंगाली मीडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और ट्रेडिशनली वो सेक्युलर और लेफ्ट लीनिंग रहा है। हिंदी स्पीकिंग शास्त्री जी, जो कि हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो यहाँ के जो लोग हैं वो कनेक्ट करना मुश्किल होगा कंपेयर टू बिहार, जहां हिंदी एक प्राइमरी लैंग्वेज है। बंगाल में इंटेलेक्चुअल क्लास और सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर उन्हें लगता है कि कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है तो वो वोकल अपोजिशन करेंगे। ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझना पड़ेगा। खैर, मैं अपनी बात को खत्म करूं तो आपको मैं समझाता हूं कि अब बीजेपी क्लियरली बिहार मॉडल को बंगाल में रेप्लिकेट करना चाहती है। उनका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हो जाए तो 70% हिंदू पॉपुलेशन के साथ विनिंग चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे फिगर का यूज स्ट्रेटेजिकली किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मली ये पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये रिलीजियस इवेंट है। इसे डायरेक्ट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं, और लेकिन अपनी मैसेजिंग तो वो करा ही सकते हैं। टीएमसी का क्या काउंटर स्ट्रेटेजी रहेगा? ममता बनर्जी का फोकस होगा अपनी सेक्युलर इमेज को मेंटेन करना, वाइल हिंदू सेंटिमेंट्स को भी सम्मान करना। ये एक टाइट रोप है जिस पे ममता बनर्जी चलेंगी। उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड, डेवलपमेंट स्कीम्स और ग्राउंड लेवल कनेक्ट उनकी स्ट्रेंथ है। प्लस उनके पास बंगाली अस्मिता यानी कि बंगाली प्राइड का एक कार्ड है जो वो प्ले बिल्कुल करेंगी और कर सकती हैं। मेरे एनालिसिस में बंगाल में सिचुएशन बिहार से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कुछ फैक्टर बीजेपी के फेवर में है। एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा एलिमेंट है, करप्शन के एलिगेशन है, एम्प्लॉयमेंट इशू है, लेकिन कुछ फैक्टर टीएमसी के फेवर में भी हैं, जैसे ममता जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी, उनका बंगाली बेटी की इमेज और उनका स्ट्रीट लेवल कनेक्ट। कुछ सवाल जो 2026 इलेक्शन तक क्लियर होंगे। पहला, क्या बंगाली हिंदू वोटर्स प्योरली रिलीजियस मैसेजिंग पे वोट देंगे या वो डेवलपमेंट और
गवर्नेंस को ज्यादा वेटेज देंगे। दूसरा, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सक्सेसफुली बंगाल में इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो क्या वो बिहार जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि अंतर है। तीसरा, टीएमसी का बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सॉलिड रहेगा या फिर कुछ छटका जरूर देखने को मिलेगा। चौथा, बीजेपी का ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रांग हो पाएगा अगले साल तक, ये भी देखने वाली बात है। बात में खत्म करूं तो सिंपल सी बात यह है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। रिलीजियस मोबिलाइजेशन काम कर सकता है सर्टेन सेक्शंस में, स्पेशली रूरल एरियाज में, बट अर्बन बंगाल में स्पेशली कोलकाता में ये स्ट्रेटेजी बहुत लिमिटेड काम ही करेगी। बिहार में मल्टीपल फैक्टर्स ने एनडीए को चिताया, सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से नहीं, ये भी समझ लीजिए। डेवलपमेंट एजेंडा, वीमेन वेलफेयर स्कीम एंड इनकम्बेंसी, ये सब एक कंबाइंड फैक्टर होते हैं। बंगाल में भी देखेंगे सिमिलर अप्रोच चाहिए। सिर्फ रिलीजियस पोलराइजेशन से इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी को स्ट्रांग गवर्नेंस अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना पड़ेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री बंगाल पॉलिटिक्स में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यह दिखाता है कि बीजेपी एक नई स्ट्रेटेजी ट्राई कर रही है और स्ट्रांग होल्ड को ब्रेक करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाल की राजनीति मैच्योरिटी और कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहां हर इलेक्शन में सरप्राइजेस लगातार आते हैं। 2026 इलेक्शन तक बहुत कुछ चेंज हो सकता है। फिलहाल ये एक पॉलिटिकल चेस है, एक इंटरेस्टिंग मूव है। देखना पड़ेगा कि ये चेकमेट बताना है या सिर्फ एक रेगुलर मूव है, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, यही है आज का एक एनालिसिस, है ना। क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि चेकमेट हो जाएगा, नहीं। कि आपको क्या लगता है? मैंने कोशिश की सभी पर्सपेक्टिव को कवर करने की, बीजेपी का, टीएमसी का, पूरी स्ट्रेटेजी, और एक ऑब्जर्वर के तौर पे मैं क्या समझ पा रहा हूँ फैक्ट्स के साथ, जिसमें बायसनेस होती ही नहीं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो, निश्चित आया होगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।